चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब अपनी इस नम्रता से प्रसन्न हुए, मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बनना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासी का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे में नीचे चले जाएं, एक एक कर नंबरवार आवें। एक कागज़ पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमा जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबके पीछे वाले शोर मचाकर सबसे पहले आ जाएं और पहले वाले मुंह ताके खड़े रहें। कई व्यापारी ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रौब जमाने के लिए काफ़ी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दावघात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का। माल का तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने न लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोककर बोले, कायदे से अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर आँच तक न आने पावेगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय और जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। वह बहती गंगा में सभी के हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसों को तो वह ठीकरा समझता है, क्या दिल है, वाह! और जैसा दिल वैसी ही ज़बान भी है। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासी और मोहर्रिमों का पूछना ही क्या, सबके सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीब आदमियों की आमदनी नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेले जाते हैं। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जल्पा की अभिलाषाएं अभी एक भी न पूरी हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जल्पा के साथ कजरी खेलने आई, मगर जल्पा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस में ही एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहुओं को बुलावा आया। जोगेश्वरी गई। जल्पा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा नहीं की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। उससे ज़्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषण के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे थे। जल्पा एकांत में इसी की सूची को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को के देखते ही सूची को छिपा देती। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हसीना उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जल्पा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जल्पा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा। जल्पा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुख पर कालिक लगती। जल्पा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहाँ जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की कोई बात न थी, सभी जानते हैं कि चोरी हो गई
और इस जमाने में 2-4 हज़ार के गहरे बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते ही रमा का हृदय धड़क उठा। जल्पा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जल्पा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? उसका चुप हो जाना ही गजब है। अपने मन का संशय मिटाने और जल्पा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुबकी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जल्पा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें तो तीव्र वेदना छिपी थी। वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलाना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता है। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति जो कुछ करता केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 1-2 महीने में कोई चीज़ बन जाएगी। जल्पा, मैं उन स्त्रियों में नहीं जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती है। रमा की चिंता ग्लानि से व्याकुल हो गया। जल्पा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी कहने की चर्चा नहीं की? जल्पा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा कोई उपाय न था? मोहल्ले में रोज़ ही एक न एक उत्सव होता है। रोज़ ही आसपास की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते रहते हैं। बेचारी जल्पा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेले पड़े रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण इसे इस भीषण यात्रा को सहन करना पड़ रहा है। उसने सोचा, क्या किसी सराफा से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े बड़े सराफाओं से उसका परिचय था, लेकिन उसने यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार न कर देते या संभव है बहाना करके टाल देते। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक नहीं होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थूका फजीती होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय पर जल्पा की राय लूँ, देखूँ वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सराफे से वादे पर चीज़ ले ली जाए। मैं इसे अपना अपमान और संकोच को सह लूँगा। जल्पा को संतुष्ट करने के लिए उसने गहनों की उसे कितनी फिक्र है। बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं? जल्पा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमा, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सराफा से वादे पर गहने बनवा लूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। जल्पा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न! किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं? कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर जल्पा के सामने रख देता। उससे बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय पर उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं। रमा, नहीं, यह बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सराफा से चीज़ ले आऊँ, धीरे धीरे रुपए चुका दूंगा। जल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं जो तुम्हें नोच कसोट कर अपना रास्ता बना लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहने रहना पड़ा तो भी मैं कर्ज के लिए ना कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है, मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमा,
बचत तो ज़रूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाते। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी पड़ेगी। जलपा तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमा, खैर तुम्हारी सलाह है, तब एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जलपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा गहना पसंद है? अब अपना कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना आकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिज़ाइन पसंद करना बाकी है। उसने सूची में से 2 डिज़ाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमा, ऐसी चीज़ें तो शायद यहाँ बन भी ना सके, मगर कल मैं बाजार जाकर सराफे से बात करूँगा। जलपा ने पुस्तक बंद करके करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे? बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे तो गहनों के बिना मरा नहीं जाता। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी देर तक नींद नहीं आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर खिलते हैं। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी थी। उन्होंने स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाया जाता है। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमा, आपकी सी सजावट तो न थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कथक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला गया था, मगर सुना है रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं ना आने पाएंगी। फिर यह क्या? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यों भी बुरा है, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। वेश्याएं ना हो तो झांकी देखने कौन जाए? सभी तो अपनी तरह योगी और तपस्वी नहीं होते। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद करा दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक एक बाजी हो जाए। रमा, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ सराफे तक चलना पड़ेगा। यों कई बड़ी बड़ी कोठियों में मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात है। रमेश, चलने को तो चलूँ, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज़ बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमा, लेना देना क्या है, ज़रा भाव ताव देखूंगा। मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमा, जी बिल्कुल नहीं। वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता हूँ तो मना कर देती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहनी चोरी हुई है, एक भी चीज़ नहीं बनी है। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए? रुपए किसके पास हैं, पर वादे पर लूँगा। रमेश, इस खबत में न पड़ो। जब तक रुपए हाथ में न हो, बाजार की तरफ मत जाओ। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश करते हैं। उन बेचारियों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और भी बहुत लटके हैं। यों मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमा, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा, मगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर लेते? कर से बड़ा पाप दूसरा नहीं। मैं इससे बड़ी विपत्ति दूसरी नहीं। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सराफा की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लेना। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के पास भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहने के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगाते हैं, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार पर खर्च होता है। उसमें उन्नति और परोपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक और कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश जहाँ होठ छिदाकर लोग उसमें गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, वह कौन सा देश है? रमेश, इस समय ठीक से याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका है। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान छिदाना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा।
वह धन जो भोजन पर खर्च होना चाहिए बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट